क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमारी सीरीज चल रही थी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम कराया है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं। आज हम हल करेंगे जो पशु परिचर का एग्जाम लगा था और उसकी 6 पारियां हुई थी। अभी हम पशु परिचर का ही करा रहे हैं कि पशु परिचर के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब तक हमने उसके 2 पेपर तो हल कर लिए हैं पशु परिचर का। ये तीसरा पेपर है। तीसरे पेपर में जो क्वेश्चन आए थे साइंस के उसका आज करेंगे एनालिसिस। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर सको। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला है शुक्राशय, बिल्कुल शुक्राशय भाग है। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब, ये नहीं है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब सुनिए, हमें पूछे नर का नर का प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग क्या है? तो आपको बताना है वो क्या है। वर्षण है अर्थात टेस्टिस है। अब जो मानव होता है, नर होता है, उसमें कुछ सहायक क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। तो सहायक जनन कौन कौन से होते हैं पूछ सकता है। तो पहला तो हो जाएगा वर्षण कोश। वर्षण कोश क्या है? आपका सहायक जनन अंग है। अगला हो जाएगा क्या? अधिवर्षण, जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो ये हो गया है अधिवर्षण। फिर आपके पास है शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, ये हो गई है शुक्र वाहिनी। फिर आपके पास प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसकी सहायक है? ये है नर की प्रोस्टेट ग्रंथि। और एक आएगी क्या? का ऊपर ग्रंथि, का ऊपर ग्रंथि। तो ये तो हो गए हैं नर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मादा के बारे में। तो ऐसे ही मादा का प्राथमिक, मादा का प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जनन जो अंग है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडाशय, अर्थात जो ओवेरी है ये मादा का प्राथमिक जनन अंग है। अगर हम इसके सहायक की बात करें, सहायक जननांग की बात करें, सहायक जननांग की, तो क्या क्या आ जाएगा? तो इसके जो सहायक जनन अंग है वो है अंडवाहिनी, 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 या इसको क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इसी अंडवाहिनी में क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात नर युग्मक, नर युग्मक क्या होता है आपका? वो होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक होता है आपका अंडाणु। दोनों क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं, अर्थात निषेचित होते हैं। इसके अलावा सहायक जनन अंग में आती है बार्थोलिन ग्रंथियां। क्या आती हैं? बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्रंथियां। तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको कि बार्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाती है? नर में पाई जाती है या फिर मादा में? तो नर में तो मादा में तो पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथि, और नर में पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और नर में एक और ग्रंथि पाई जाती है का ऊपर ग्रंथि। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा देखिए, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये क्या करती है? ये योनि को नम बनाए रखती है। तो ये करती है योनि को नम बनाती है, चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? पहला है पाइलोरस, तो आपका यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब बात कर लेते हैं हम दांत। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के टोटल दांत पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा कृतनक अर्थात इंसिजर। दूसरा हो जाएगा रदनक, जिसको बोलते हैं केनाइन।
फिर हो जाएगा चवर्णक मतलब मोलर, और फिर अगला हो जाएगा अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलर। ये चार दांत पाए जाते हैं। अब पहले मैं बात कर लेता हूं वयस्क की, वयस्क के दांतों की। तो वयस्क में कृतनक कितने पाए जाते हैं? तो चार तो ऊपरी जबड़े में और चार निचले जबड़े में, टोटल 8 दांत पाए जाते हैं कृतनक। रदनक दो दांत ऊपरी जबड़े में और दो निचले जबड़े में, टोटल 4 दांत पाए जाते हैं। चवर्णक चार ऊपरी जबड़े में और चार निचले जबड़े में, टोटल 8 दांत पाए जाते हैं। और अग्र चवर्णक 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में, टोटल 12 दांत पाए जाते हैं। तो अब इनको गिन लो, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। टोटल दांत मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। और जो आपका वयस्क होता है, वयस्क मनुष्य का दांतों का सूत्र क्या होता है? टीथ फॉर्मूला वो होता है 21 23 बटे में 21 23। ये हो गया इसका टीथ फॉर्मूला। अब बात कर लेता हूं बच्चे के बारे में, अर्थात चाइल्ड के टीथ के बारे में। तो यहां पर बात कर लेते हैं बच्चे के बारे में। तो बच्चे में जो कृतनक होते हैं वो चार ही ऊपरी जबड़े में और चार ही निचले जबड़े में, टोटल 8 दांत पाए जाते हैं। रदनक होते हैं ये दो ही ऊपरी जबड़े में और दो ही निचले जबड़े में, टोटल 4 दांत पाए जाते हैं। बच्चे में चौवर्णक क्या पाए जाते हैं? 0 पाए जाते हैं, मतलब कोई भी दांत नहीं पाया जाता है। और अग्र चौवर्णक कितने पाए जाते हैं? तो 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, टोटल कितने हो गए? 8 दांत। अब इनको जोड़ लो तो 8 4 12, 8 4 12 और 8 20, 20 दांत पाए जाते हैं किसमें? बच्चे में। और बच्चे का टीथ फॉर्मूला क्या होता है? अर्थात चाइल्ड टीथ फॉर्मूला होता है 2102 बटे 2102। ये हो गया चाइल्ड का टीथ फॉर्मूला। हमें पूछेगा चाइल्ड में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो चाइल्ड में आपका कौन से टीथ नहीं पाए जाते हैं? ये नहीं पाए जाते हैं, चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। कौन से दांतों की संख्या वयस्क और बच्चे में समान होती है? तो देखिए कृतनक होते हैं, दोनों में समान है। रदनक भी क्या है? समान है। यहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दांतों में इतने ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, अब चलता हूं आगे की तरफ। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि बच्चे में टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। तो कितने दांत अनुपस्थित होते हैं? 12 दांत अनुपस्थित होते हैं। कितने? क्योंकि 32 दांत टोटल होते हैं, बच्चे में पाए जाते हैं 20, तो 12 अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। आगे हमारे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूची में से मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। अर्थात पाचन तंत्र है, उसके भाग कौन कौन से हैं ये इसमें बताना है। पहला है मलाशय, मलाशय है आपका पाचन तंत्र का भाग। ट्रेकिया, ट्रेकिया नहीं है, ये श्वसन तंत्र का भाग है। ईसोफेगस जिसको बोलते हैं ग्रास नली, ये है। मूत्राशय ये नहीं है आपका मूत्राशय। फेरिंग्स जिसको बोलते हैं ग्रसनी, ये है। तो आपका ए सी और डी कौन सा ऑप्शन हो गया है? ए सी, ए सी और ई, सॉरी ए सी और ई, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अब हम बात कर लेते हैं पाचन तंत्र के भाग, पाचन तंत्र के भाग के बारे में। कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला तो आएगी मुख गुहा, मुख गुहा जिसको बोलते हैं बक्कल केविटी। फिर इसके बाद में आएगी कौन सी? वो आएगी ग्रसनी। क्या आएगी? ग्रसनी जिसको बोलते हैं क्या? फेरिंग्स बोलते हैं। फिर इसके बाद में आएगी ग्रास नली, ग्रास नली। देखिए इसको मैं एक क्रम के रूप में लिख रहा हूं पाचन तंत्र के भाग को। और ग्रास नली को बोलते हैं इसोफेगस। फिर ग्रास नली के बाद में आएगा आमाशय, आमाशय को बोलते हैं स्टोमच। और स्टोमच के बाद में अर्थात आमाशय के बाद में आएगी छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर छोटी आंत के बाद में आएगी बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में आ जाएगा क्या? मलाशय अर्थात जिसको बोलते हैं रेक्टम। ये हो गया है। तो पाचन तंत्र कहां से स्टार्ट होता है? तो यहां से मुख गुहा से क्या होता है? प्रारंभ होता है। और अंत कहां तक होता है? तो इसका अंतिम भाग क्या है? तो अंतिम भाग है मलाशय अर्थात रेक्टम है। तो ये हो गया है पाचन तंत्र के भाग। अब देखिए यहां पर जो ट्रेकिया थी ये किसका भाग था? श्वसन तंत्र का भाग था। तो मैं यहां पर श्वसन तंत्र के भाग लिख देता हूं इस तरफ। तो श्वसन तंत्र के भाग,
श्वसन तंत्र के भाग। सबसे पहले क्या आएगा? तो श्वसन तंत्र में पहले आएगी नासा गुहा। नासा गुहा से स्टार्ट होता है श्वसन तंत्र, जिसको बोलते हैं नेजल केविटी। नासा गुहा के बाद में आपके आएगी ग्रसनी। क्या आएगी? ग्रसनी आएगी, अर्थात जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद में आएगा आपका लेरिंग्स। क्या आएगा? लेरिंग्स। लेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वर यंत्र हिंदी में। ठीक है। लेरिंग्स के बाद में आपकी आएगी श्वास नली। क्या आएगी? श्वास नली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली के बाद में आपकी आएगी ब्रोंकाई। क्या आएगी? ब्रोंकाई। ये आ गई है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद में आएगी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स आ गई है। और ब्रोंकियोल्स के बाद में आपकी आएगी कूपिकाएं, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। कूपिकाएं। ठीक है। तो ये होता है आपका किसका? श्वसन तंत्र का भाग। जो कूपिकाएं जो होती हैं, ये फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं कूपिकाएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कूपिकाओं को एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये हमने बात कर ली है। तो श्वसन तंत्र कहां से स्टार्ट होता है? तो श्वसन तंत्र नासा गुहा से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन पाथ कौन सा है? तो देखिए यहां पर क्या है? ग्रसनी है। और यहां पर भी क्या है? ग्रसनी है। तो ग्रसनी से होकर के आपका भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण क्या होगी? लंबवत आपतित होगी। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? एक समतल दर्पण है और इस तरफ इसके क्या है? पोलिस है। समतल दर्पण पर ये प्रकाश की किरण देखिए 90 डिग्री पर आ रही है ऐसे। ये 90 डिग्री पर आ रही है। तो ये वापिस जाएगी। क्या? जब वापिस जाएगी, किस प्रकार से वापिस जाएगी? इसी पाथ से वापस जाएगी, ऐसे इसी पाथ से वापस जाएगी। तो ऐसे जा रही है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर? कितने डिग्री का? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा? 0 डिग्री का ही होगा। अर्थात टकरा करके फिर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? तो 0 डिग्री का बना रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 4। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन था। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है, दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान होगा। ये बोल रखा है। तो प्रकाश की किरण है, ये पहले दर्पण पर कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। देखिए ऐसे ये मान लीजिए एक दर्पण है और इस पर किरण ऐसे आ रही है, तो यहां का जो, ये मान लीजिए मैं यहां पर लगा देता हूं क्या? अभिलंब। ये जो किरण बना रही है ये 30 डिग्री का एंगल यहां पर बना रही है और ये किरण आ रही है। तो ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये टोटल जो होता है, ये वाला टोटल ये होता है 90 डिग्री का। तो ये निकालेंगे तो 90 में से 30 निकालो तो कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। अर्थात आपतन कोण कितने का हो गया है? 60 डिग्री का हो गया है। तो हमें पूछा है परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने डिग्री के होते हैं? अर्थात बराबर होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का हो गया तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। ये इस तरफ आकृति दे रखी है और एक तरफ सूची सेकंड में उसके प्रकार दे रखा है। अर्थात आकृति पहले ए में है, ये आकृति है, तो इस आकृति को कौन सा लेंस बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो ये वाली जो आकृति होती है, ये वाली आकृति, इसको बोलते हैं क्या? उत्तल लेंस बोलते हैं। तो ए में तो आ जाएगा 3।
चलो, ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, ऐसा जो है ये किसका चिन्ह होता है, तो ये होता है, सॉरी पहला तो हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो जाएगा बी में हो जाएगा अवतल लेंस। अब ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है उत्तल दर्पण। तो सी में आ जाएगा एक, बाकी का ये जो बच गया ये आ जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो ए में 3 है, ए में 3 कहां कहां पर है, देखिए इसमें पहले वाले में नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में आ रहा है 2, बी में 2 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, अपसारी दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जो आपका उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, गाड़ियों में पार्श्व दर्पण में, पार्श्व दर्पण में, अर्थात जो ड्राइवर होता है वो अपने साइड में जो दर्पण लगाता है गाड़ी में, वो पार्श्व दर्पण के रूप में यूज करता है उत्तल दर्पण को। किसको करता है, उत्तल दर्पण को करता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये क्या होती है, हमेशा धनात्मक होगी, अर्थात धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस। जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो ये हो गया है अपसारी लेंस। और अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है इसका उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अवतल लेंस है इसकी जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। अब मैं बात कर लेता हूं उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और इसका उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि निवारण में किया जाता है, दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस है, अवतल लेंस को, सॉरी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी बोलते हैं। अवतल जो दर्पण होता है इसका उपयोग टॉर्च में किया जाता है, इसके अलावा सोलर सेल में किया जाता है, इसके अलावा हेडलाइट, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें किया जाता है, इसके अलावा आपका अवतल सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपका जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। तो अंडे जो देते हैं उन जंतुओं को बोलते हैं अंड प्रजनक जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड प्रजनक जंतु बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं ओविपेरस एनिमल बोलते हैं। सजीव प्रजक किसको बोलते हैं, तो जो अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक को इंग्लिश में बोलते हैं वीवीपेरस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंड प्रजक जंतु की पहचान करो। तो अंड प्रजक जंतु किसको बोलते हैं, तो वे जंतु जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं अंड प्रजक जंतु। तो आपका जो तितली होती है वो क्या देती है, अंडे देती है, तो तितली अंड प्रजक, और अंड प्रजक को बोलते हैं ओविपेरस एनिमल। गाय होती है ये क्या है, सजीव प्रजक, अर्थात अपने समान जो जंतु
अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं सजीव प्रजक, और सजीव प्रजक को इंग्लिश में बोलते हैं विविपेरस। तो गाय क्या है? गाय आपका सजीव प्रजक है, सजीव प्रजक। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य भी क्या है? सजीव प्रजक है, क्योंकि मनुष्य अपने समान जंतु उत्पन्न करता है। ठीक है। कुत्ता भी क्या है? सजीव प्रजक है, सजीव प्रजक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, जो क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है। तो आपका जो केचुआ होता है, केचुआ को बोलते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है वो केचुआ होता है, वो अपनी त्वचा से रेस्पायरेशन की क्रिया करता है, अर्थात श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है। ऊंट जो होता है, ऊंट की जो कुबड़ होती है, ऊंट की जो कुबड़ होती है उसमें क्या होती है? वसा संचित रहती है। इसी कारण वो लंबे समय तक क्या रहता है? प्यासा रह सकता है। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है केमेलस, केमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम है गजिला, गजिला। क्या है? गजिला, गजिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में शर्करा को स्थिर करने वाला जो हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन है। और इंसुलिन जो हार्मोन है, ये आपका अग्नाशय की जो, अग्नाशय जो ग्रंथि है, क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस ग्रंथि में कोशिकाएं पाई जाती हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। अब सुनिए, जो आपका एड्रिनलिन है, एड्रिनलिन ये एक क्या है? हार्मोन है। और ये हार्मोन है, ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और ये एड्रिनल ग्रंथि किस पर पाई जाती है? वृक्क पर पाई जाती है, अर्थात किडनी पर पाई जाती है। अब हमारे पास है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। और थायराइड जो ग्रंथि होती है, ये कहां पर होती है? आपके गले में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और आपका जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन क्या है? ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। टेस्टेस्टेरोन ये क्या है? मानव नर हार्मोन है, मानव नर हार्मोन है। ये जो टेस्टेस्टेरोन है, ये वर्षण द्वारा अर्थात टेस्टिस द्वारा स्रावित किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। और टेस्टेस्टेरोन हार्मोन नर में, नर में प्राथमिक, प्राथमिक लैंगिक अंगों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक अंगों के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है संयोजी ऊतकों के उदाहरण क्या है? तो आपका संयोजी ऊतक होते हैं, उसके उदाहरण बताना है। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक का देखिए एग्जाम्पल, रक्त भी है, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। अस्थि है जिसको बोलते हैं बोन, ये भी क्या है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। एपिथेलियम नहीं है, एपिथेलियम को बोलते हैं हिंदी में उपकला ऊतक। और हृदय पेशी भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और बी। ए और बी कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। रक्त जो होता है, रक्त, रक्त क्या है? पहली बात संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4। और 7.4 जब पीएच होती है तो वो क्या होता है? आपका क्षारीय। तो रक्त जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है।
बोन है, बोन को बोलते हैं हड्डी। तो हड्डियां भी क्या है, संयोजी ऊतक का कार्य करती हैं। जो आपका एपिथीलियम ऊतक है, जो आपका ये एपिथीलियम ऊतक है, ये क्या करता है, संयोजी ऊतक पर कार्य करता है। संयोजी ऊतक, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। ठीक है। हृदयी पेशी, हृदयी पेशी कहां पर पाई जाती है, जो हृदय होता है हमारे पास हार्ट, उसमें ये पाई जाती है। और हृदय जो होता है, मानव हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में जो कक्ष पाए जाते हैं वो 4 पाए जाते हैं। कैसे, इस प्रकार से हमारा हृदय होगा, ये हमारा क्या है, हृदय है। ठीक है। इसमें जो आपका ऊपर वाले हैं ये तो क्या हो गए हैं, आलिंद हैं, ये तो आलिंद हैं, ये दोनों आलिंद हो गए हैं। और नीचे वाले क्या हो गए हैं, नीले हो गए हैं। क्या हो गए हैं, नीले हो गए हैं। राइट भाग, ये जो भाग राइट साइड में 2 चेंबर हैं, इनमें क्या पाया जाता है, अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और राइट साइड में 2 चेंबर हैं, इनमें पाया जाता है शुद्ध ब्लड पाया जाता है, प्योर ब्लड पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो आपका जो ऑक्सीजन है ये तो पाई जाएगी 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी 0.04%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। मनुष्य में, मनुष्य जब श्वास को अंदर लेता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, तो अंतः श्वसन क्या होता है, वायु को फेफड़ों के अंदर लेना, फेफड़ों के अंदर लेना, ये तो क्या हो गया है, अंतः श्वसन। और बही श्वसन आता है एक, बही श्वसन जिसको बोलते हैं क्या, उच्च श्वसन भी बोलते हैं। इसी का दूसरा क्या नाम है, उच्च श्वसन। तो उच्च श्वसन या बही श्वसन क्या होता है, तो ये होता है क्या, फेफड़ों से वायु को बाहर निकाल देना, वायु को बाहर निकालना। ये जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं बही श्वसन या उच्च श्वसन बोलते हैं, एक्सेलेशन बोलते हैं। और अंतः श्वसन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति, अर्थात बेसिक नेचर का होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो ये किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और इसका जो पीएच होता है, अर्थात इसका पीएच मान होता है 10। कितना होता है, 10 होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और नाम है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। और इसी का एक और नाम है प्रति अम्ल, अर्थात एंटी एसिड। इसका उपयोग कहां पर करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में। कैसे, जब हमारे आमाशय में, स्टोमच में अधिक मात्रा में HCl बनता है तो देखिए हमें जलन उत्पन्न होती है और खट्टी डकारें आती हैं। तो इसको शांत करने के लिए डॉक्टर हमें एक पाउडर लिख करके देता है, और उस पाउडर का नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसी को बोलते हैं प्रति अम्ल, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जब हम इस अम्ल को क्या करेंगे, अंदर ग्रहण करेंगे, तो हमारे आमाशय में क्या बना था, HCl, अर्थात क्या बना था, अम्ल है ये। तो जब इस अम्ल के पास कौन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, अर्थात कौन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, ये जाएगा। अर्थात MgOH का होल ट्वाइस क्या है, क्षार है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अम्ल और क्षार, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। अर्थात ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे और साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा MgCl2 और प्लस में H2O बन जाएगा। ठीक है। तो जब एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे तो हमारे जलन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गई होगी। अब हम चल लेते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक धातु की परत चढ़ाई जाती है। वो चढ़ाने के बाद में लोहे पर जंग नहीं लगती है। तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। और ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? यसद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अम्ल होता है ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, और साथ में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण में किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। जैसे चीनी होती है, सुगर होती है, तो सुगर केन अर्थात गन्ने के रस से क्या बनाए जाते हैं? चीनी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है किसी पदार्थ से उस पदार्थ के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। जंग क्या होती है? तो जंग जो होती है उसका रंग होता है भूरे रंग का। क्या होता है? भूरा रंग होता है। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसको हथेली पर रखने पर वो पिघलना स्टार्ट कर देती है? तो वो होती है क्या? गैलियम। जो गैलियम धातु है उसको हाथ पर रखने पर वो पिघलने लगती है। गैलियम के साथ एक और धातु होती है सीजियम। गैलियम और सीजियम, तो गैलियम और सीजियम धातु को हथेली पर रखने पर वो पिघलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, पारा होती है। पारा क्या है? ये धातु है, मेटल है। और पारा एकमात्र धातु है। एकमात्र धातु जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। सामान्यतः धातु किस में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लेकिन पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु क्या है? अपवाद है। कैल्शियम है। कैल्शियम किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, और कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में। और कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल बोलते हैं, अर्थात एंटा एसिड बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कहां पर उपयोग करते हैं इसका? इसका उपयोग करते हैं जब हमारे पेट में अर्थात जो आमाशय होता है, स्टोमच होता है, उसमें जब एसिड अधिक मात्रा में बनता है तो हमें जलन उत्पन्न होती है और खट्टी डकारें आती हैं। उससे राहत पाने के लिए हम MgOH का होल ट्वाइस अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। इसका उपयोग करने से जलन और खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? तन्य धातु का मतलब क्या होता है? धातु तो होती है, लेकिन तन्य का मतलब क्या होता है? तो धातुओं को पतले तार में बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं तन्यता। तो सर्वाधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, और सोना होता है, सोना का प्रतीक क्या होता है? एयू होता है, अर्थात ओरम होता है। सोना में ही आपका आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का गुण भी सर्वाधिक पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है कि किसी धातु को पीट करके हम कितना ज्यादा फैला रहे हैं, अर्थात फैलने की क्षमता किसमें सर्वाधिक होती है? वो होती है आघात वर्ध्यता। तो देखिए सोना सर्वाधिक मात्रा में फैलता है, और इसी में सोने में ही तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। तन्यता का गुण, तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से क्या 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है, यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। तांबा जो होता है, तांबा का प्रतीक क्या होता है? Cu। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है?
विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। चांदी जो होती है, चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी होता है। एजी होता है, क्या होता है? एजी होता है। चांदी जो होती है, चांदी विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कंडक्टर होती है, ये सर्वाधिक चालक होती है, कंडक्टर होती है। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है एल, और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, क्या? इसका ऑक्साइड, और इसका ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3। इसका जो ऑक्साइड होता है, क्या क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी का मतलब होता है जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलेगा? एक तो पदार्थ की अवस्था बदलेगी। अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव्य, गैस, ये अवस्था होती है। एक वस्तु का आकार बदलेगा, और वस्तु की आकृति बदलेगी, मतलब शेप, साइज और आमाप बदलेगा। ये चार चीज आपको जहां पर भी देखने को मिले, वहां पर क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा होगा आपका? भौतिक परिवर्तन होगा। पहला देखिए, कागज के टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काटना। तो हम क्या करें? आकार ही बदल रहा है ना, काट रहे हैं तो आकार बदल रहा है, तो ये तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है, चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना। तो यहां पर भी क्या बदल रहा है? आकार, आकृति और आमाप बदल रहा है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना। देखिए, जब रंग भी बदलेगा तो भी क्या होगा? आपका भौतिक परिवर्तन होगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला है, पार्क के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत का बनना। मतलब लोहे पर क्या लग गई है? जंग लग गई है, और जंग लगती है तो क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। जहां पर भी नया पदार्थ बनता है, वहां पर जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर की हमारा, ऑप्शन डी भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हीना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? तो वो बनाता है लासोन। कौन? लासोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए, जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। क्या होता है कि पदार्थ का ऊर्ध्वपातन क्या होता है? पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से सीधे गैस में बदलना, वो होता है क्या? ऊर्ध्वपातन का गुण। इसके अलावा नेफ्था क्विनोन, इसमें भी किसका गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। तो ये आपको दो एग्जाम्पल याद करने हैं सब्लिमेशन के, नेफ्था क्विनोन और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। चलो, तो हमारे पास है, कुछ विभिन्नता अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल, कुछ विभिन्नता ही उत्पन्न होती है, तो ये सत्य है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस दौरान हमें वेरियस टाइप की विभिन्नता देखने को मिलती है। बिल्कुल सत्य बात है। जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं, उसमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। गलत बात, क्योंकि अलैंगिक जनन करते हैं तो मामूली सा, मतलब थोड़ा सा विभिन्नता देखने को मिलती है, ज्यादा विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है।
अगला है जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। बिल्कुल सत्य बात। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि माता पिता से लक्षण अपने संतति में जाना, वही क्या होते हैं, वंशानुगत विभिन्नता होती है। तो ये इस दौरान होता है, जनन के दौरान। तो गलत कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेंडल के एकल संकरण संकरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो हमें सत्य कथन बताना है। ठीक है। पहला है मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए वन्य मटर अर्थात वाइल्ड पी के पौधे को चुना। यह गलत बात है। उसने चुना था उद्यान मटर को, गार्डन पी को चुना था, उद्यान मटर, उद्यान मटर को चुना था। तो यह बात क्या हो गई है, गलत है। अगला है मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। बिल्कुल सत्य बात है। तो एक गुण की वंशानुगत का ही क्या किया था, उसने स्टडी की थी। नेक्स्ट है मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। सत्य बात है ये भी। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का उपयोग किया था। ये भी बात सत्य है। तो ये भी बात सत्य हो गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी सी और डी, ये तीन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अब सुनिए, आपको पूछे मटर का वैज्ञानिक नाम। तो जो मटर का वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम, पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम। ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। पूछेगा फैक्टर शब्द, जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो फैक्टर जो शब्द है इसका प्रयोग किया था किसने, मेंडल ने किया था। और आइए जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। और मेंडल होता है, मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक ये कहा जाता है मेंडल को। मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसने 7 लक्षण लिए थे मटर के। ठीक है, टोटल 7 लक्षण लिए थे। जैसे लंबाई का गुण ले लिया, लंबाई का लक्षण ले लिया, बीज का रंग, फली का रंग, इस प्रकार से इसने लिया था, बीज का आकार लिया था। ऐसे इसके ये 7 इस प्रकार से लक्षण थे। पूछा जाता कई बार कि मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों को इंक्लूड किया था। तो वो किया था 7 लक्षणों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है वह गुण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है वो क्या कहलाते हैं। मतलब जो F1PD में अभिव्यक्त नहीं होता है, अपने आप को नहीं दर्शाता है, मतलब विलुप्त रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं अप्रभावी, क्योंकि वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। तो उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण किसको बोलते हैं, जो F1PD में क्या हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए। तो जो F1PD में अभिव्यक्त होता है इसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं। ठीक है। कैसे किया था, उसने लिया था कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब लंबाई का गुण है ये, लंबेपन का, और ये है बोनापन का गुण। जब इन दोनों के का संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसे प्राप्त हुआ था। जो ये प्राप्त हुआ था ये सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। अर्थात जब इनको उगाया तो सभी पौधे लंबे दिखाई दिए। तो कौन सा लक्षण दब गया, ये स्मॉल टी, बोनेपन का लक्षण दब गया। मतलब ये प्रभावित, ये दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो बोनेपन का लक्षण यहां पर क्या था, अप्रभावी लक्षण। और कैपिटल टी अपने आप को क्या किया, इसने अपने अपने आप को शो किया, इसने दिखाया। तो ये क्या हो गया था, प्रभावी लक्षण हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन की पहचान करनी है। और पहला है पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः धातु क्या हो जाती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा इसका अपवाद हो गया है। दूसरा है ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है।
ये बात क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट तो क्या है, आपकी अधातु है। क्या है? अधातु है। और ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, मतलब कंडक्टर होती है। अगला है, सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। आयोडीन एक अधातु है, मतलब नॉन मेटल है, लेकिन यह चमकीली होती है। सत्य बात। सामान्यतः अधातु क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन एकमात्र अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है। अब सुनिए, हमने यहां पर हमने पढ़ा है कि सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम और इसके साथ आपको ध्यान में रखना है लिथियम। ये तीनों धातु क्या होती हैं, ये तीनों धातु होती हैं नरम। क्या होती हैं, नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इसलिए इन तीनों धातु को हम क्या कर सकते हैं, चाकू से, चाकू से काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। पहली बात ये हो गई है। इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, सोडियम के बारे में ध्यान, सोडियम, सोडियम जो धातु है इसका प्रतीक होता है Na, और सोडियम का लेटिन नाम जो है, लेटिन नाम, वो हो गया है नेट्रियम। क्या हो गया है, नेट्रियम हो गया है। सोडियम धातु है, इसको केरोसिन, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि ये वायु में क्या पकड़ लेती है, वायु के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पोटेशियम के बारे में कौन कौन सी बात ध्यान रखोगे कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है। और पोटेशियम का जो लेटिन नाम होता है वो होता है केलियम। क्या होता है, केलियम होता है। इस केलियम नाम से इसका प्रतीक आया है के। ठीक है, अब और क्या है हमारे पास, ग्रेफाइट के बारे में। क्या है, ग्रेफाइट के बारे में देखिए। ग्रेफाइट है, ये कार्बन का क्या है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट का उपयोग कहां पर करते हैं, पेंसिल बनाने में, इसके अलावा बॉल बियरिंग में भी किया जाता है, बॉल बियरिंग में, बॉल बियरिंग में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत की क्या है, चालक, विद्युत की चालक धातु है, चालक अधातु है, चालक अधातु, एकमात्र अधातु है जो विद्युत की चालक है ये। ठीक है, तो इसका तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा कि बी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें जो केडियम, केडमियम है, केडमियम है, जिसका प्रतीक होता है Cd, ये क्या है, मेटल है, धातु है। अब सुनिए, पीतल है, पीतल जिसको बोलते हैं ब्रोस। तो पीतल को कैसे याद करोगे, पीतल एक मिक्स धातु है। तो पीतल को याद करना है पिताजी से। किसे याद करोगे, पिताजी से। तो पी से तो हो गया है पीतल, ता से हो गया है तांबा, और जी से क्या हो गया है, जिंक हो गया है। तो जो पीतल है वो मिलकर बनी होती है तांबा प्लस जिंक। तांबा का प्रतीक होता है Cu प्लस जिंक का प्रतीक होता है जेड, जेडन। अब हमारे पास कांसा है, और कांसा को ब्रोंज बोलते हैं। तो कांसा है, कांसा, कांसा जो मिश्र धातु है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है। तो कांसा मिलकर बनी होती है तांबा प्लस टिन से, तांबा प्लस टिन। तांबा का प्रतीक होता है Cu और टिन का प्रतीक होता है Sn। ध्यान में ये रखना है। अब हमारे पास आता है स्टेनलेस स्टील। तो आपका स्टेनलेस स्टील बना होता है किससे, ये बना होता है फेरस प्लस कार्बन प्लस निकिल और प्लस क्रोमियम से मिलकर बनी होती है स्टेनलेस स्टील। तो यहां पर जो ऑप्शन हो गया है हमारा आंसर वो बी हो गया है, क्योंकि कैडमियम क्या है, धातु है, मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकंड इस तरफ है। पहला है, एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह से परावर्तन को क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन,
रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए के लिए 3। अगला देखिए बी वाला, वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वो है इरेक्ट, मतलब सीधा। ऑप्शन ये हो गया है 4 बी के लिए। वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और परावर्तित, पार्श्व और परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है, तो वो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर है। सी के लिए हो गया है 1। सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वो है आपका अवतल दर्पण। कौन सा हो गया है? अवतल दर्पण हो गया है, तो डी में हो गया है 2। अब देख लीजिए ऑप्शन, तो ए में तो हो गया है 3, 3 कहां पर है? इसमें नहीं है 3, इसमें नहीं है। अब बी में क्या है? तो बी में हमारे पास है 4। 4 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। एक बात और ध्यान रखने की, अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर है वो नाक, कान और गला इसको देखने के लिए भी करते हैं। अवतल जो दर्पण है इसका उपयोग हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट, इसके अलावा सर्च लाइट इसमें किया जाता है। इसके अलावा सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्वाइटर अर्थात गलगंड हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण होता है। तो गलगंड रोग, गवटर रोग या घेंगा रोग, ये होता है आयोडीन की कमी से। किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब देखिए आयरन है, आयरन की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। अगला है सोडियम। सोडियम धातु है और इसका प्रतीक Na होता है। सोडियम जो होती है इसका लेटिन नाम लेटिन नाम इसका है नेट्रियम, और नेट्रियम नाम से इसका प्रतीक बना है Na। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु होती है वो क्या होती है? नरम होती है, सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और सोडियम धातु को वायु में खुला छोड़ने पर यह क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है, इसलिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? देखिए जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होते हैं? तो वे अपशिष्ट जो अपघटक, जो छोटे जंतुओं द्वारा, जीव जंतु द्वारा क्या हो जाते हैं? नष्ट कर दिए जाते हैं, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। तो इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है? पहला है मांस जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। दूसरा है पेंट जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है, क्योंकि ये जीव जंतु द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। मलमूत्र है, ये भी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। और पौधे की पत्तियां भी क्या है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर की जो पेंट है वो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है। ये क्या है? अजैव अजैव पदार्थ है। ये क्या है? अजैव पदार्थ है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एड्स के प्रभावित संभावित कारण नहीं है? मतलब किसके कारण एड्स नहीं होगी? पहला है कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीना। देखिए अशुद्ध पानी पिएंगे तो एड्स तो नहीं होगी। हैजा वगैरह या फिर उल्टी वगैरह जरूर हो सकती है, लेकिन एड्स इससे नहीं होगी। तो इससे तो नहीं होगी एड्स। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, इससे भी एड्स नहीं होगी। गले लगाने से कुछ नहीं होता है, एड्स नहीं होगी उससे। अगला है इंजेक्शन लगाने की सुई अथवा रक्तदान, बिल्कुल अगर इंजेक्शन लगाएंगे, रक्तदान करेंगे तो एड्स होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है संक्रमित माता के गर्भ में शिशु को, बिल्कुल ये भी है, इससे भी एड्स होगा। क्यों? अगर देखिए माता को एड्स है
तो माता ही क्या कर रही है, माता के रक्त से ही जो शिशु है उसको पोषण मिल रहा है, तो रक्त क्या उसमें प्रवेश करेगा शिशु में, तो उसको एड्स होने की संभावना रहती है। तो एड्स किस किस से होगा, ये बोल रहा है कौन से नहीं संभावित कारण, तो ऑप्शन ए और बी से एड्स नहीं होगी, तो ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अब सुनिए, जो एड्स होती है, एड्स जो होती है ये किसके कारण होती है, ये होती है पहली बात विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। और किस विषाणु के कारण होती है, एचआईवी विषाणु के कारण, एचआईवी वायरस अर्थात विषाणु के कारण होता है। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एचआईवी का फुल फॉर्म है। एड्स जो होती है, एड्स के कारण क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, अर्थात जो हमारा शरीर रोगों से लड़ता है उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। और जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा तो हम छोटी सी बीमारी से भी क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। एड्स होता है, एड्स AIDS, एड्स का फुल फॉर्म होता है, एक का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हो गया इसका क्या, एड्स का फुल फॉर्म हो गया है। एड्स के लिए एक क्या होता है, टेस्ट होता है। एड्स का टेस्ट का नाम क्या है, तो इसका टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट, अर्थात एलिसा टेस्ट करा करके हम ये कर सकते हैं कि हमारे एड्स है या फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, इन्फेक्टियस डिजीज कौन सी नहीं है। पहला है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स तो है, दूसरा है हेजा जिसको बोलते हैं कोलेरा, ये भी है। कैंसर, कैंसर नहीं है, क्योंकि कैंसर जो होता है वो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से होता है, तो ये होता है कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से, अनियंत्रित विभाजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन से ये होता है। अगला है तपेदिक जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी है आपका संक्रामक रोग। अब सुनिए, तपेदिक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, यक्ष्मा रोग है, और इसी का दूसरा क्या नाम है, क्षय रोग है। तो इसके चार नाम नाम हो गए, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा और क्षय रोग। और ये रोग होता किससे है, तो ये होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से ये रोग होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, इस जीवाणु से ये होता है। ठीक है, अगला देखिए, हेजा है, हेजा भी किससे होता है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो ये होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया होता है, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है। चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स का दूसरा नाम है छोटी माता, कौन सी माता, छोटी माता। और चिकन पॉक्स या छोटी माता है, ये विषाणु के कारण फैलती है, अर्थात वायरस के कारण फैलती है। और इसके विषाणु का क्या नाम है, तो ये होता है वेरिसेला वायरस, कौन सा वायरस है, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस अर्थात वेरिसेला वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया कि आंसर की जो सी है अर्थात कैंसर है, ये संक्रामक रोग नहीं है, ये कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन, ये पशु परिचर की एग्जाम में आए थे। हम इसी प्रकार से आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करते रहेंगे, ताकि अगर आप ये डेली कर लेते हो तो 2-3 महीने के अंदर आपको टिप्स पर चलेगी साइंस। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने साथियों को, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का, फ्री क्लास का आनंद उठा सके। धन्यवाद।